नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तक्षशिला क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हम उसके कुछ सवाल कर चुके हैं और आज चलेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पहले प्रश्न का पहले प्रश्न में आपको दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न बहुपद द्विघात बहुपद है। आपको चेक करना है कि द्विघात बहुपद है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस जो आपको समीकरण दिया गया है इस समीकरण को आप सोल्व करोगे और सोल्व करने के बाद में आपको यदि x या चर की अधिकतम घात 2 दिखती है तो आप उसको द्विघात बहुपद कहोगे। आइए चेक करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा और अपने साथ कॉपी पेन जरूर लेके बैठे आप। देखो, पहले इस पद को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको तो लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 बराबर, ये जो है इसको खोला जाता है इस सूत्र से, याद रखना a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे खोलेंगे, देखो a की जगह कितना है x है तो x का स्क्वायर, b की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इधर माइनस का 2, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4x। इस प्रकार से बताया। इनको हम एक पक्ष में लेके जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1, जब इनको इधर लेके जाएंगे तो इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे परिवर्तित। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया, इधर जाके ये भी माइनस का हो गया और ये किसका हो गया प्लस का, और इधर कितना बच रहा 0। समान पद जुड़ेंगे और समान घटेंगे। देखो कौन कौन से समान है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों बिल्कुल सेम है, पर एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए क्या हो जाएगा खत्म। 3x और 4x की बात करें तो दोनों ही प्लस के है, इसलिए दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 7x, और माइनस के 4 और प्लस का 1, यानी कि माइनस के 4 में से प्लस का 1 चला गया तो माइनस का 3 बराबर 0। गौर से देखिएगा, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है तो हम कहेंगे x की अधिकतम घात 1 है, अतः ये द्विघात बहुपद नहीं है। कौन सा है, रैखिक बहुपद है। क्या लिखेंगे यहाँ x यानी कि आपका जो चर है, चर की अधिकतम घात कितनी है 1 है, अतः यह द्विघात बहुपद नहीं होगा। कौन सा होगा तो ये होगा रैखिक बहुपद। आपको केवल ये बताना था होगा या नहीं होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ले लेते हैं अपन इसका 7वां प्रश्न, यही हल करवा देता हूं मैं। 7वें प्रश्न में आपको दे रखा है इसमें x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर, इधर आपको दे रखा है 2x कोष्टक x स्क्वायर माइनस 1, ये संख्या आपको दी गई है। इस संख्या को आप सोल्व करोगे। देखो इन बहुपदों को हम सोल्व करते तो ये आपका खुलेगा a प्लस बी के होल क्यूब से, तो आपको a प्लस बी का फॉर्मूला यदि याद नहीं है तो आप लिख ले इसको साइड में कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और कोष्टक में आएगा a प्लस बी। ये कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इनको बिना याद रखे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से बिना फॉर्मूलों के इसका जीवन ही इससे चलता, फॉर्मूलों से कुल मिला के। देखो एक्स क्यूब करेंगे इसका तो एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाता है। फिर उधर देखो प्लस 3, ए की जगह कितना है x है और b की जगह 2 है, कोष्टक a यानी कि x प्लस 2 बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और x स्क्वायर गुणा होगा तो कितना x स्क्वायर माइनस ये गुणा होकर कितना हो जाएगा 2x। अब क्या करें, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। x क्यूब और सॉरी यहाँ मैंने गलती की है, इसको एक 2x क्यूब होगा। देखो ये प्लस के 8, 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे प्लस का 6x, और कोष्टक x प्लस 2 और
बराबर 2x³ माइनस का 2x। इनको भी सोल्व कर लेते हैं और इसका भी पक्षांतरण कर लेते हैं अपन। देखो इधर ध्यान से, x³ प्लस के 8, 6 इंटू एक्स, तो आपका कितना हो जाएगा 6x², 6x इंटू 2, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, और ये x, इसको इधर लेके आया माइनस 2x³ प्लस का 2x बराबर 0। अभी मैंने आपको बताया था कि समान पद जुड़ सकते हैं और समान पद घट सकते हैं। देख लो समान पद कौन कौन से, आपको नजर आ रहा है अच्छी तरीके से इसमें कि ये दोनों बिल्कुल समान पद है। इसके अलावा x वाले देख लो कि ये वाला और ये वाला बिल्कुल समान पद है, तो इनको अपन जोड़ लेंगे और इनको घटेंगे तो देखो x³ 2x³ और माइनस का x³, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस का x³। भाई 2x³ में से एक x³ चला गया तो माइनस का बचेगा, क्योंकि पहले ही माइनस का था वो। फिर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर वाला तो केवल एक ही पद है, तो स्क्वायर वाला सेम ऐसे रहेगा। 12x और 2x, कितने x हो गए ये 14x, और आपके संख्या में कितना बच रहा है यहाँ पे प्लस का 8 बराबर में 0। इसको गौर से देखिएगा, x की अधिकतम घात कितनी नजर आ रही है, यहाँ पे x की अधिकतम घात है 3। क्या x की अधिकतम घात 3 वाला द्विघाती बहुपद होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह द्विघात बहुपद नहीं होगा। कौन सा है ये? त्रिघात। खत्म। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, द्विघात समीकरण लाके आपको बताना है इसमें। इसके लिए आप दिए गए स्टेटमेंट को बिल्कुल सावधानी से पढ़ें, एक एक शब्दों पर गौर करें और पूरा स्टेटमेंट ना पढ़ करके आप उसको विभाजित करके पढ़ें, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें। जैसे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर। आयताकार जैसे दिमाग में आए तो आय से संबंधित सारी चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए। किसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, भुजाएं कैसी होती है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, एरिया दे रखा है, इसका क्षेत्रफल है ये। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। आपको लंबाई और चौड़ाई निकालना है इसमें, तो आप क्या करोगे, लंबाई चौड़ाई से, लंबाई के लिए कहा गया आपसे कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई के 2 गुने से भी 1 ज्यादा है। अब आपको इसकी चौड़ाई तो पता है ही, आप क्या करोगे, चौड़ाई को आपको x मानना पड़ेगा। y मान सकते, कुछ भी मान सकते हो आप, x मान लेते हैं यहाँ पे। लेकिन कभी कभार बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता नहीं रहता है कि मान किसका रखा जाए, किसको माना जाए, कौन सा चर। तो आप थोड़ी सी ट्रिक है इसके लिए कि जो सेकंड नंबर पे, दोनों राशियों में से जो सेकंड नंबर पे नाम आता है उसको मान लिया जाता है। सेकंड नंबर पे चौड़ाई आई तो चौड़ाई आप मान लो। यहां लिखेंगे अपन माना भूखंड की क्या चौड़ाई, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर कितनी है, x मीटर है। तो लंबाई के लिए क्या कहा उसने कि इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई इस चौड़ाई के 2 गुने, दिख रहा आपको स्पष्ट, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, 2 गुने और इस 2 गुने से भी कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो 1 प्लस कर दें, कम होती तो माइनस कर देते हैं। तो देखो लंबाई कितनी आएगी, लंबाई आपके निकल कर आती है यहाँ से, चौड़ाई x है तो इसका 2 गुना 2x और ये +1, ये आपकी क्या है, लंबाई। लंबाई और चौड़ाई आपके पास आ चुकी। और आपको दिया गया था कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आप इस संबंध को रखें, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा 528 मीटर स्क्वायर।
क्या आयत का क्षेत्रफल आपको पता नहीं है? बोलो, है या नहीं है? है। इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आपका आयत का क्षेत्रफल हो गया। लंबाई आपको कितनी पता चली? यहाँ से पता चल रहा है कि 2x+1 इसकी क्या है? लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? x है। और इधर कितना है? 528। गुणा करेंगे अंदर, जैसे गुणा करोगे तो 2x² प्लस x और बराबर में कितना है? 528। और आपको पक्षांतरण कर लेना है, बराबर 0। आपको यहाँ तक लाना था। यही आपका क्या है? आंसर। नोट करिएगा इसको। देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सबसे बड़ी बात है कि पूर्णांक क्या होते हैं। देखा आपने पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, इनके बारे में आप सब परिचित होंगे। एक बार और मैं डिस्कस कर लेता हूं। केवल पूर्णांकों की बात कर रहा है और पूर्णांकों में से भी कौन सा? केवल धनात्मक पूर्णांक। कौन से पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। और दोनों कैसे होने चाहिए? क्रमागत। क्रमागत का मतलब एक के बाद में दूसरा आने वाला। अब यदि मैं पहला पूर्णांक अगर 5 लेता हूं तो 5 के बाद में 6 आता है। पहला 20 लेऊंगा तो 20 के बाद में 21 आता है। पहला 50 तो 50 के बाद में 51 आता है। पहला 3 तो दूसरा 4 आता है। ये 3 से 4, 20 से 21, 50 से 51 किस प्रकार से मूव कर रहा है? तो आपको पता लग रहा होगा कि आप उस पहली वाली संख्या में एक जोड़ रहे हो, उसके बाद में आपके उसका एक जुड़कर आ गया। जैसे 50 से 51 आ रहे, 3 से 4 आ रहा, किसे? एक जुड़ करके। ऐसे यदि बात हो रही है यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल की, तो पहली चीज तो आपके पास क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो है कि आपके पास? नहीं है। तो आप पहला पूर्णांक मानोगे। धनात्मक मानना है तो मान लेते अपन। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, कितना मान लेते हैं? x। यदि पहला x है तो दूसरा कैसे आएगा? इसमें एक जोड़ करके आएगा, क्योंकि क्रमागत आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 3 से 4, तो 3 से 4 कैसा आता है? 3 + 1। 5 के बाद में अगर 6 आएगा तो कैसा आएगा? 5 + 1। तो अपने पास x था, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक, कौन सा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कैसा आएगा? x + 1। यही दोनों के लिए क्या गया? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, उनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कितना? 306। क्या है? दो क्रमागत, शॉर्ट में लिखता हूं, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्या? गुणनफल कितना है? 306। तो इन दोनों को गुणा की बात हो रही है, गुणनफल इनका ही निकालेंगे। ये x और ये x + 1 बराबर कितना है? 306। तो आपके गुणा करने पर कितना आ जाएगा? x² और ये आ जाएगा x, इसका पक्षांतरण कर लो, 306 बराबर 0। यही आपका क्या है? आंसर। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्टेटमेंट दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब ध्यान रखिए, आप जितने भी आपके आयु संबंधी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में आपसे कभी ये कहा दो व्यक्तियों की तुलना की जाएगी, कभी ये कहा जाएगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का इतना गुना है या उसकी आयु उससे इतनी अधिक है, कंपैरिजन किया जाएगा, दोनों के मध्य तुलना की जाएगी। तो आप उस समय उनकी जो आयु मानोगे, मानना पड़ेगा आपको आयु, उस आयु को आप वर्तमान आयु मानोगे। क्योंकि यदि अगर वर्तमान आयु की बात करें हम, तो यदि मेरी वर्तमान आयु आज 27 वर्ष है, तो आज से 3 वर्ष के बाद में, बाद शब्द आया, तो आज से 3 साल बाद में मैं क्या हो? 3 वर्ष और प्लस हो जाऊंगा, यानी कि 30 वर्ष का हो जाऊंगा। यदि आज मैं 27 का हूं
बात करूं मैं 2 वर्ष पूर्व कितने का था, तो आप आसानी से 2 वर्ष घटा सकते हो, 27 में से 2 यानी कि 25 साल का था। तो आपके वर्तमान आयु मानने के ये फायदे। तो आप कौन सी आयु मानोगे? वर्तमान। कथन को पढ़ते हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी। उससे किसके लिए आया? उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से बड़ी है। अब रोहन की आपको आयु का पता नहीं है, जिनकी आयु का हमें पता नहीं होता है उनकी आयु अपन मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं। माना किसकी? रोहन की वर्तमान आयु। कौन सी आयु? वर्तमान आयु x वर्ष है। अभी कितने का रोहन? x वर्ष का। उसकी मां के लिए क्या गया? रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी। किससे 26 वर्ष बड़ी है? उस रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। यदि रोहन आज 5 साल का होता तो 5 में 26 जुड़ के उसकी मां की आयु आती। यदि रोहन आज 10 साल का होता तो उसकी मां कितने की होती? 36 की हो जाती। इस प्रकार से आई। तो रोहन की मां की आयु निकाल लेते हैं। रोहन की मां की आयु, कौन सी आयु है? वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं हम। x प्लस 26 आएगा कि नहीं आएगा? भाई रोहन से 26 साल बड़ी है तो प्लस करें, छोटी तो हो नहीं सकती। इसके बाद में अगला देखो, उनकी आयु का गुणनफल गुणा, दोनों का गुणा। अब से 3 वर्ष पश्चात, आज की बात नहीं हो रही, 3 साल बाद में, आज की गुणा नहीं करना आपको, 3 साल बाद में, यानी कि 3 वर्ष पश्चात बात करेंगे अपन। 3 वर्ष पश्चात की अगर बात करें तो बताओ रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु, रोहन की आयु हो जाएगी, पहले x का था तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा? 3 वर्ष। रोहन की मां कितनी है? अभी x प्लस 26 की है, तो उसकी मां भी 3 साल बाद में 3 वर्ष और बढ़ जाएगी मां की आयु। ऐसा नहीं है कि रोहन तो बड़ा हो जाएगा, उसकी मां 3, वही 26 की 26 स्टॉप लग जाएगा, नहीं लगेगा, यानी कि 3 साल और उसकी उम्र में वृद्धि होगी। तो x प्लस इस 26 में 3 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 29 वर्ष। अब देखो क्या कहा था? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। इसकी बात हो रही थी, वर्तमान की बात नहीं हो रही थी। तो गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। तो कब की आयु है? 3 वर्ष पश्चात की, तो अपन भी 3 वर्ष पश्चात की ले लेते। देखो ये वाली गुणा करेंगे अपन, x प्लस के 3 और x प्लस के 29 बराबर 360। कौन सा नियम लगेगा? मैंने आपको वितरण नियम के बारे में चर्चा की है, बहुत अच्छी तरीके से बताया भी है। ये संख्या इससे गुणा होती है, ये इससे होती है। फिर नंबर आता 3 का, तो 3 इससे गुणा होती है और ये इससे भी गुणा कर लेते हैं। इनको गुणा करोगे तो देखो x x से गुणा होके x स्क्वायर बनाएगा, x 29x बना लेगा। 3x से गुणा होके 3x से गुणा होके कितना बना लेगा? ये 3x। और 3 29 से गुणा होके कितना बना लेगा? ये 87 और ये 360। देखो x स्क्वायर वाला एक ही पद है, ऐसा ही रखे। 29x और 3x आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे बताओ? यहाँ हो जाएगा 32x, ये आपका 87 और इधर से 360 पक्षांतरण होगा इसका। तो आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस के 32x 87। इसमें से घटेंगे, 10 में से 7 गए तो कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 3, इधर बचे कितने? 5, यानी 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ कितने बचे? 2। 273 किसके? माइनस के हैं, और ये आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। यही आपका उत्तर है। कर सकते हो। प्रश्न नंबर 4 लास्ट है इसका। एक रेलगाड़ी
480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती। देखो रेलगाड़ी, चाल और समय और दूरी, आपके पास यहाँ तीन चीजें मिलेगी। चाल मिलेगी, स्पीड, समय मिलेगा, टाइम, और आपको डिस्टेंस मिलेगी, दूरी। तीनों का आपस में कुछ ना कुछ संबंध होता है। तो इनका जो संबंध होता है उसको हम यदि देखें तो यहाँ पर इस प्रश्न में क्या कर रखा है, दूरी को फिक्स कर रखा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं डेली यदि मेरे गांव से शहर को आता हूं और मेरा गांव शहर से 25 किलोमीटर दूरी पर है। अब दूरी फिक्स है, डेली आता जाता हूं, कभी आता भी हूं और कभी जाता भी हूं, और उसके बाद में आवश्यकता पड़ती तो कभी गाड़ी को तेज भी चलाता हूं, कभी धीरे भी चलाता हूं। अब मान लो पहले तो मैं जब मेरे कोई काम नहीं था उस टाइम पे मैं 60 की स्पीड से आता था और मेरे को आधा घंटा लगता। उस 25 किलोमीटर की दूरी को तय करने में मैं 30 मिनट लेता था। कितनी स्पीड थी? 60। यदि मैं इस स्पीड को कम कर देता हूं और धीरे धीरे आता हूं तो बताओ समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? तो समय और बढ़ जाएगा। यदि मैं स्पीड को कम कर रहा हूं तो टाइम क्या बढ़ रहा है? ज्यादा हो रहा है। और कभी कभार मेरे पास टाइम की कमी रहती है, मैं क्या करता हूं, स्पीड बढ़ा देता हूं तो टाइम कम होता है। यानी कि यदि आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, यदि आप स्पीड को घटाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे। देखिए अब 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय कर रही। चाल का पता नहीं कितनी, लेकिन चाल फिक्स है, ठीक है। यदि इसकी चाल में क्या कह रहा, यदि ऐसा हो जाए, यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर कमी कर दें हम, प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 8 किलोमीटर यदि वो कम चले, यानी कि स्पीड कम हो जाए उसकी, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले लेती। देखो स्पष्ट हो रहा, आपने चाल कम की, समय ज्यादा लगा, पहले से 3 घंटे ज्यादा लग चुका है। अब आपको यहाँ पे चाल को मानना पड़ेगा। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है, इतनी चाल है। अब इतनी चाल से टोटल दूरी कितनी तय करती है? कुल तय दूरी, यानी कि कितनी दूरी तय करी उसने इस चाल से? 480 किलोमीटर की। क्या मैं इस चाल और दूरी की सहायता से इसका टाइम निकाल सकता हूं? तो यदि इसका टाइम निकालते, समय का सूत्र होता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल। देखो तो हम पहले इसका समय ज्ञात कर लेते हैं इस जगह, यानी कि इस चाल से इतनी दूरी तय करी तो इसमें समय लगाओ कुछ ना कुछ, तो समय निकालेंगे। ये आपका टाइम फर्स्ट है मान लो, तो ये आपकी दूरी कितनी है? दूरी है 480 किलोमीटर की और आपकी चाल है ये आपका समीकरण नंबर 1। ये पहले कथन केवल यहां से यहां तक की बात है कि 480 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय करता है तो इतना समय लगता है। सेकंड, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, ऐसा हो जाए तो क्या होता है? तो उसकी जो नई चाल है वो अब चाल कितनी हो जाएगी? पहले x थी, x से भी 8 कम कर दिया, पहले जो चाल थी उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा और कम कर दी, दूरी आपकी वही है। तो बताओ समय क्या होगा? इसका समय t2 टाइम निकाल लें। तो दूरी तो आपकी फिक्स है, नियत कर रखी उसने 480 और बटे में ये आपका आ जाएगा x और माइनस के 8। अब मेरे को एक बात आपको बताना है कि इन दोनों समय में से कौन सा समय ज्यादा है।
ये वाला समय ज़्यादा है या ये वाला समय ज़्यादा है? देखो इसमें स्पीड को कम कर रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये वाला टाइम ज़्यादा है और ये वाला क्या है, कम है। और आपसे कहा गया है यदि ऐसा होता है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अंतर आ जाता है। अर्थात प्रश्नानुसार कितने घंटे का अंतर आ रहा है, 3 घंटे, यानी दोनों समय को घटाओगे तो कितने घंटे का अंतर मिलेगा आपको, 3। समय कौन सा, देखो चाल कम हो रही तो समय ये बड़ा है, यानी कि 480 बटा x माइनस 8 माइनस के वही 480 बटा x बराबर 3 घंटे का अंतर आता है। इस समय में से ये समय घटाओगे तो 3 घंटे का अंतर आएगा। लेसे लेंगे, इसका लेस है x माइनस 8 और x जो बटे में रहता है, अगर मान लो कोई कॉमन नहीं आ रहा तो उसको पूरा गुणा लिख दो आप। x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गए, x 480 से गुणा होगा तो ये आपका 480 x माइनस x से x कट गया, यहाँ पे 480 और x माइनस 8 और बराबर में कितना है, 3। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको तो इधर लेके जाते हैं, तो आगे सोल्व यदि करेंगे हम तो देखो 480 का तो 480 x, ये माइनस के 480 से x से गुणा होगा तो माइनस के 480 x। फिर इसके बाद में देखो ये माइनस के 480 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो देखो 8 इंटू 0 किया तो ये माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, 8 इंटू 0 8, 8 8 64 के 4 हासिल के 6 लगाएंगे, 8 चौके 32, 32 और 6 कितने हो गए 38। और देखो इसको मैं हटा देता हूँ, क्यों हटा रहा हूँ पता है आपको, इस संख्या को मैं इधर लेके गया तो ये बराबर में कितना हो गया 3x और x माइनस 8। इसको सरल कर लेते, देखो ये दोनों कट जाएंगे तो आपका 3840 बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8 दिया 24x, इनको उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो 3x स्क्वायर उधर ही है पहले से, माइनस का 24x भी पहले से वही है, इसको लेके गए तो माइनस के 3840 बराबर में कितना बचेगा 0, क्योंकि उधर लेके गए तो माइनस हो जाए। 3 का भाग दे सकते हो, छोटी हो जाएगी समीकरण, तो x स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 3 का भाग देने पर 8 दिया 24 माइनस 3 एकम 3, 3 दूने 6 बचे 2, तो यहाँ हो गए 24, 8 दिया इधर सॉरी 3 एकम 3, 3 दूने 6 बचे 2 और 3 का भाग दिया 8 दिया 24 और ये सही है। तो ये आपका दी गई समीकरण निकल के आ चुका है, नोट करो उसे।